प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में, जो कि है श्रीकरणी एकेडमी एंड एडुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक बार हम फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रीकरणी एकेडमी एंड एडुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आइए आज हम शुरू करेंगे फिर से मांग के नियम में जो आगे की बात हमारे पास में रही थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का सफर हम शुरू करते हैं। आप और मैं अंकित राठी, आपका इकोनॉमिक एजुकेटर, आपका इकोनॉमिक टीचर। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं किसके ऊपर में? मांग के नियम के ऊपर में। आज की चर्चा हम शुरू करें उससे पहले फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमने बात की थी मांग के बारे में, मांग के अंदर में हमने कहा था कि मांग किसको कहेंगे। फटाफट से वो कल का एग्जाम्पल याद कीजिए। मम्मी ने जो दिए थे हमको 100 रुपए, उन 100 रुपयों को याद कीजिए। और फिर हमने जब वो 200 रुपए की बात की थी, उन 200 रुपयों को याद कीजिए। उस मोबाइल को याद कीजिए जो हम खरीदना चाहते थे और जिसके लिए हमारे पास में पैसे भी थे। तो ये जो सारी चीजें हमने की थी, तो वहां पे हमने 5 चीजों के बारे में कल बात की थी। तो पहली चीज तो क्या थी मेरे पास में? इच्छा। दूसरी चीज मेरे पास में क्या थी? बताइए, फटाफट से सोचिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी चीज थी मेरे पास में साधन। तीसरी चीज मेरे पास में क्या थी? तीसरी चीज थी मेरे पास में खर्च करने की तत्परता। क्या था? खर्च करने की तत्परता। चौथी चीज मेरे पास में क्या थी? इधर लिख लेते हैं। चौथी चीज मेरे पास में क्या थी? निश्चित कीमत। और पांचवी चीज मेरे पास में क्या थी? निश्चित समय। क्या थी? निश्चित समय। ये जब पांचों चीजें किसी भी इच्छा के साथ में एसोसिएट हो जाए, किसी इच्छा के साथ में मिल जाए, तो उसको हमने किसका नाम दिया है? उसको हमने दिया है मांग का नाम। किसका नाम दिया है? मांग का नाम। अब मांग शब्द तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो शब्द है हमारे पास में क्या? नियम। इस नियम शब्द को हम यहाँ पर समझते हैं। किसको समझते हैं? इस नियम शब्द को हम यहाँ पर समझते हैं कि नियम माने क्या। नियम हम किसको कहेंगे? क्या चीज होगी जिससे हम किसी भी बात को नियम की संज्ञा देंगे। तो देखिए, नियम अगर हम बात करें, इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से। नियम की अगर मैं बात करूं तो नियम के लिए क्या होना चाहिए? कोई सेट पैटर्न होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर सेट स्टेप्स होने चाहिए। तो नियम हमेशा क्या होगा? स्टेप वाइज होगा हमारे पास में। कुछ पर्टिकुलर सेट पैटर्न्स होंगे, कुछ पर्टिकुलर सेट स्टेप्स होंगे, उनके साथ में हम ये काम करेंगे। तो वो सेट पैटर्न, सेट स्टेप्स जब हमारे पास में रहेंगे तो उसे हम अपने नियम की संज्ञा देंगे। और वो कैसा होगा? सार्वभौमिक होगा। कैसा होगा? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या हो गया? कि जो हर जगह, हर जहां पर एक ही जैसे, एक ही तरीके से अप्लाई होता हो, उसे हमने क्या कह दिया? सार्वभौमिक कह दिया। तो देखो, हमने बात की थी मांग की। तो ऐसा नहीं कि अगर आप भारत में हो, आप राजस्थान में हो, आप यहाँ राजस्थान के अंदर में बात कर रहे हो, तो ही मांग के लिए इन 5 चीजों की जरूरत हमको पड़ेगी। नहीं, जब हम मांग के लिए बात करने जाएंगे इन 5 चीजों की, तो चाहे आप भारत में हो या विश्व की किसी भी जगह पर हो, अगर वहां पर मुझे मांग की बात करनी है, तो वहां पे उस मांग की बात को करने के लिए इन 5 चीजों का होना हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। तो ये 5 चीजें जब होगी तो उसी को हम मांग कहेंगे। तो चलिए अब आज चर्चा शुरू करते हैं किस पर? मांग के नियम पर। किस पर हम चर्चा शुरू करेंगे आज? मांग के नियम पर। तो मांग के नियम की जो हम चर्चा करते हैं, तो देखिए कुछ बातें आपके सामने लिखी, उन बातों को पहले मोटा मोटी समझ लेते हैं, उसके बाद में इसको पूरा इलेबोरेटिव तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक परिभाषा हमारे पास में है। और ये बात याद रखिए कि एग्जाम के अंदर में इसमें से प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाएगा। ये प्रश्न हमारे पास में आएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से हमको समझना है। तो क्या है बात कि वस्तु की जो मांग है वो अनेक बातों से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद इत्यादि इत्यादि।
है ना। ये एक एक पॉइंट को अपन डिटेल के अंदर में समझेंगे कि ये वस्तु की कीमत क्या है, उपभोक्ता की आय क्या है, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें क्या है, उपभोक्ता की पसंद क्या है, इनको अपन समझेंगे डिटेल के अंदर में। पर अभी हम इतना समझे कि वस्तु की जो मांग है वो अनेक बातों से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो देखिए जरा, अगर आपसे भी मैं बात करूं कि आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल लेते हुए चलते, इससे बहुत अच्छा समझ में आता है। तो एक एग्जाम्पल के अंदर में ऐसा मानते हैं कि आपको क्या करना है कि आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है। क्या खरीदना है भाई, मुझे तो क्या करना है, एक मोबाइल फोन खरीदना है। क्या खरीदना है, एक मोबाइल फोन खरीदना है। चलो साहब, यहाँ पे इसको हमने मान दिया, ये मोबाइल फोन हमको खरीदना है। अब ये मोबाइल फोन खरीदने के टाइम पे क्या क्या चीजें होगी जो आपको प्रभावित करेगी। आप अपने मन में सोचिए जरा कि क्या क्या वो बातें होंगी जो आपको प्रभावित करेगी। तो कुछ एक दो पॉइंट्स लेते हैं जो मुझे ध्यान में है। एक तो लेट्स से कि अपन ने बोला कि भाई मोबाइल की जो प्राइस है, बराबर बात है। और क्या कि मोबाइल का जो लुक है, कैसा लुकिंग के अंदर में है, मोबाइल की स्पेसिफिकेशन क्या है ना, कि भाई क्या क्या चीजें है, रैम कितनी है, रोम कितनी है, इंटरनल मेमोरी कितनी है, ये चीजें हो गई। उसी के साथ साथ में क्या होगा कि भाई जो अदर कंपनी के मोबाइल है, जिस कंपनी का मैं खरीदना चाहता हूँ उसके अदर कंपनी के जो मोबाइल है उनकी क्या प्राइसेस है, लोग अभी क्या ले रहे हैं, मतलब फैशन में क्या चल रहा है ना। तो और उसके बाद में उसके साथ साथ में मेरी पसंद क्या है, मुझे कैसा मॉडल चाहिए, ये सारी बातें जो है मैं एक बार अपने दिमाग के अंदर में लेकर आऊंगा। बराबर बात है। तो बस वही बात यहाँ पे भी है, नियम के अंदर भी है कि एक वस्तु की जो मांग है वो अनेक बातों से क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे कि वस्तु की कीमत हो गई, उपभोक्ता की आय हो गई, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें हो गई, उपभोक्ता की पसंद हो गई, इत्यादि इत्यादि जो चीजें हैं उनसे ये क्या होती है, प्रभावित होती है। और मांग का नियम क्या करता है, केवल मांग और मूल्य के संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है। और इस नियम के क्रियाशील होने के लिए अन्य बातों को समान या क्या मान लेते हैं, अपरिवर्तित मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, समान मान लिया जाता है या अपरिवर्तित मान लिया जाता है। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से अपन इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए पेन का जो कलर है, इंक कलर है, उसको चेंज करते हैं अपन। अब देखिए जरा, मैंने क्या कहा, मांग का नियम। मुझे क्या समझना है, मांग का नियम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मांग के नियम को जब मैं डिनोट करता हूं तब मैंने उसको किससे डिनोट किया, dx से डिनोट किया। अब ये dx का मतलब क्या, देखो यहीं पे लिख रहा हूं पास में मैं, dx का मतलब हो गया x वस्तु की मांग। क्या हो गया, x वस्तु की मांग। भाई x वस्तु की बात तो यही, मांग के नियम में हम क्या जानकारी चाहते हैं कि ये जो x वस्तु है इसकी कितनी मांग हमारे पास में। तो हमने कहा कि x वस्तु की मांग अगर हमको पता करनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शनल रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि फलन देखना पड़ेगा। ये फलन क्या है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसको जो जो प्रभावित करने वाले घटक है उन घटकों को जब मैं एक साथ लेके आ जाता हूं तब ये मेरे पास में मिलकर क्या बन जाते हैं, फलन बन जाते हैं, फंक्शन बन जाते हैं। तो f को हमने यहाँ ब्रैकेट में लगाया और यहाँ मैंने लिखा पहली चीज जो है वो px। ये यहाँ लिखा मैंने, प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखा मैंने, px। इसको मैंने कहा x वस्तु की कीमत। क्या कहा मैंने इसको, x वस्तु की कीमत। ये x वस्तु की कीमत है। तो सबसे पहले मेरी मांग को प्रभावित करने वाली चीजों में क्या आ गया मेरे पास में कि भाई x वस्तु की जो कीमत है वो मेरी मांग को सबसे ज्यादा क्या करेगी, प्रभावित करेगी। उसके बाद में क्या आया, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आया मेरे पास में pr। क्या आया मेरे पास में, pr। इसको मैंने कहा x वस्तु से संबंधित, क्या मैंने वर्ड यहां पे यूज किया है, संबंधित वस्तु की कीमत या वस्तुओं की कीमत। क्या कर देंगे, वस्तुओं की कीमत। अब इस बात को जरा समझना पड़ेगा कि x वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमत का मतलब क्या है ना। तो x वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये जो संबंधित वस्तु की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, संबंधित वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं। ये संबंधित वस्तुएं भी हमारे पास में दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए जरा। एक तो होती है हमारे पास में स्थानापन्न और दूसरी हमारे पास में होती है क्या, पूरक।
इनको हम समझेंगे विस्तार से, जब हम संबंधित वस्तुओं के ऊपर में चर्चा करेंगे तब इनको विस्तार से समझेंगे। लेकिन अभी एक मोटा मोटी हमारे दिमाग में एक जानकारी रहे, उसलिए मैंने आपको बताया कि संबंधित वस्तु में क्या क्या आएगी हमारे पास में। एक तो स्थानापन्न वस्तु आ जाएगी और एक पूरक वस्तु आ जाएगी। तो जो x वस्तु की मांग है, उस मांग को प्रभावित करने के अंदर में x वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमत भी हमारे पास में क्या होगी, शामिल हो जाएगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। अब हमारे पास में अगला पॉइंट क्या आ जाता है, पी आर के बाद में आता है y। y को हमने क्या बोला, उपभोक्ता की आय। क्या बोला हमने, उपभोक्ता की आय। ये उपभोक्ता की आय का मतलब क्या है, उपभोक्ता की आय का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो मांग कर रहा है, जिसके लिए हम ये फलन बना रहे हैं, जो उस वस्तु की मांग करेगा, उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है। क्योंकि हमारी आय और हमारी इनकम भी हमारे वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। वही एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। देखिए मोबाइल वाला जो एग्जाम्पल है हमारे पास में कि भाई मुझे एक मोबाइल खरीदना है, मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि मेरा बजट कितना है, मेरा बजट क्या है, ये देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे पास में कितना पैसा है, मेरे पास में कितना बजट है, क्योंकि उस बजट के ऊपर ही मैं अपना काम वहां पर कर पाऊंगा। तो दो बातें हो गई, पी एक्स पी आर वाई। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या आया मेरे पास में, टी। टी को हम थोड़ा सा आगे आ गए, इसको वापस से अपन अगली स्लाइड पे लेते हैं। टी का मतलब हमने क्या बोला, टी का मतलब हमने बोला, इसको मैं वापस से लिख देता हूं। चलिए फटाफट से हम यहाँ पे लिखते हैं, डी एक्स बराबर फंक्शनल रिलेशनशिप पी एक्स पी आर वाई टी। यहां तक हम पहुंचे थे। हमने dx को क्या बोला था, x वस्तु की मांग। क्या बोला था, x वस्तु की मांग। f को क्या बोला था हमने, फलन। उसके बाद में px को क्या बोला था, x वस्तु की कीमत। उसके बाद में हमने pr को क्या बोला था, x वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमत। उसके बाद में हमने क्या कहा था, y को हमने कहा था उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। उसके बाद में हमारे पास में आया था t, जिसे हमने कहा फैशन एवं रुचि। क्या कहा हमने, फैशन एवं रुचि। ये इंग्लिश से हमारे पास में निकला, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, माने फैशन एवं रुचि। तो वही मोबाइल का एग्जांपल हम ले लेते हैं वापस से कि जब ये मोबाइल में खरीदने के लिए जा रहा था, तब क्या मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था या नहीं सोच रहा था। क्या मैंने ये देखा कि उस मोबाइल की कीमत क्या है, मैंने ये देखा कि उस मोबाइल से जो रिलेटेड मोबाइल्स हैं उनकी कीमत क्या है, मेरे पास में कितना बजट है, मेरी इनकम कितनी है, क्या फैशन और उसमें अभी चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है। मैंने ये सब चीजें देखी। और साथ ही साथ में एक आता है मेरे पास में ई, जिसे कहते हैं भविष्य में कीमतों में होने वाले पूर्वानुमान। कीमतों में होने वाले पूर्वानुमान, क्या कहते हैं, पूर्वानुमान। तो ये जो मेरे पास में आया कि भविष्य में कीमतों में होने वाले पूर्वानुमान, इसका मतलब कि अगर आज मुझे पता चले कि फ्यूचर के अंदर में इसकी जो प्राइस है वो कुछ चेंज हो जाएगी, तो हो सकता है कि आज मेरी उस चीज के लिए डिमांड यानी कि मांग क्या हो जाए, बदल जाए, चेंज हो जाए। तो ये मेरे पास में एक मांग का फलन आया, जिसमें मैंने क्या कहा, अभी मैंने जो बात की थी कि एक वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले घटक में सबसे पहले किसकी बात आ जाती है मेरे पास में, पी एक्स की। माने क्या हुआ, एक्स वस्तु के कीमत की, एक्स वस्तु का जो कीमत है, एक्स वस्तु की जो प्राइस है, वो मेरा सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया। और फिर मैंने बोला अन्य बातें समान रहने पर, ये हो गई वो सारी अन्य बातें। ये क्या हो गई, सारी अन्य बातें हो गई, जिनको मैं क्या रखना चाहता हूं, समान रखना चाहता हूं। तो जब मैंने एक्स वस्तु के कीमत की बात की, तब मैंने ये बोला कि जो पी आर है, वाई है, टी है और ई है, ये सब क्या हो जाए,
स्थिर हो जाए, माने इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तभी मैं वहां पर मांग के नियम की व्याख्या कर पाऊंगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि ये अन्य बातों को स्थिर रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं अन्य बातों को स्थिर नहीं रखूंगा, मैं कीमत के प्रभाव का अध्ययन वहां पर नहीं कर पाऊंगा। यदि मुझे कीमत के प्रभाव का अध्ययन करना है तो मुझे अन्य बातों को तो स्थिर करना ही करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर मुझे संबंधित वस्तुओं की कीमत की अगर अध्ययन करना है तो मुझे इनको, इसको, इसको और इसको, इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इन सबको मुझे निर्धारित कर निश्चित कर स्थिर रखना पड़ेगा। अगर मैंने y की बात की तब मुझे वहां पे PR, PX, T और E इन सबको क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। तो इस बात से आप ये बात तो समझ पा रहे होंगे कि अगर मुझे किसी एक फैक्टर की बात करनी है, इन सबको हमने क्या बोला, फैक्टर्स, वो फैक्टर्स हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो आयाम है जो ये निर्धारित कर दे कि वस्तु की मांग क्या होगी। तो अगर मुझे किसी एक फैक्टर की बात करनी है तो उस एक फैक्टर की बात करने के लिए मुझे बाकी सारे फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। चलिए अब वापस से पीपीटी पर चलते हैं और वहां चलकर देखते हैं कि भाई क्या चीज हुई हमारे पास में। तो हमने यहाँ पे क्या बात की कि एक वस्तु की मांग अनेक बातों से प्रभावित होती है। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे, जब मैंने वस्तु की कीमत कहा तो इसको मैंने किसका नाम दे दिया, PX की बात की। उपभोक्ता की आय की जब बात की उसको किससे डिनोट कर दिया, Y से डिनोट कर दिया। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें, इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, PR से डिनोट कर दिया। उपभोक्ता की पसंद को किससे डिनोट किया था, T से डिनोट किया था। तो ये मैंने अलग अलग चीजों को वहां पे डिनोट किया कि अनेक बातों से क्या होती है, प्रभावित होती है। लेकिन मांग का जो नियम है वो क्या करता है, वो केवल किसके ऊपर बात करता है, मांग और मूल्य के संबंध को व्यक्त करता है। और इसीलिए जब ये नियम हमको अप्लाई करना है, जब ये नियम हमको लागू करना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, अन्य सारी बातों को समान या अपरिवर्तित मानना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई होगी अभी तक की बात। ये अपरिवर्तित मानना क्यों जरूरी है, क्या क्या बातें हैं जिनको लेके हम मांग के नियम को अपरिवर्तित मानते हैं। ठीक है, तो अब ये बात समझिएगा कि मांग का नियम किसके बीच में संबंध व्यक्त करता है, प्राइस और डिमांड। मैंने इसको P और D का नाम दिया है। इसको PD से हम याद रख सकते हैं कि किस किस के बीच में संबंध व्यक्त करेगा, प्राइस और डिमांड के बीच में ये संबंध व्यक्त करेगा। ठीक है, तो P का मतलब तो क्या हो गया, हमने इसको क्या कह दिया कि P का मतलब हो गया कीमत और D का मतलब क्या हो गया, मांग। तो ये कीमत और मांग इन दोनों के बीच में क्या करेगा, संबंध को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो अभी तक आपको इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात में कोई कंफ्यूजन है तो उसको फटाफट से दिमाग से निकाल दो। मैं एक बार फटाफट से आपको वापस से बता देता हूं कि मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान का मतलब क्या हो गया कि जो कीमत के अलावा सारी बातें हैं उनको अगर हम समान रख दे तो वहां पर मांग का जो नियम है वो मांग और उसका जो कीमत है यानी कि मूल्य है, इसके संबंध को वो व्यक्त करेगा। अब इस बात को और एक एग्जांपल से समझे, अगर आपने मोबाइल लेने की बात की और आपके दोस्त ने कहा कि एक काम कर, अभी बाकी सारी चीजें छोड़ दे, तो बस ये बता कि बजट, तेरी प्राइस क्या है, तेरे को कितने रेंज का मोबाइल चाहिए, उसके बाद की बातें तू सारी छोड़ दे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे एक 15,000 रुपए तक का मोबाइल चाहिए। कितने तक का मोबाइल चाहिए, 15,000 रुपए तक का मोबाइल चाहिए। अब मैं जो कंपैरिजन करूंगा वो किस पे करूंगा, कीमत पे करूंगा कि मुझे ये 15,000 रुपए का जो मोबाइल है, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान का मतलब क्या हुआ, चलो इस एग्जाम्पल को और अच्छा डिटेल में एक बार समझ लेते हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, मुझे कितने तक का मोबाइल चाहिए, 15,000 तक का मोबाइल चाहिए। उसके बाद में मैंने क्या बोला कि उसकी जो स्क्रीन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5.5 की स्क्रीन मेरे पास में होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ में 4 GB उसका अंदर में रोम होना चाहिए, और उसके साथ साथ में 64 GB का इंटरनल मेमोरी मेरे पास में होना चाहिए,
और मेरे को वो ब्लू कलर के अंदर में चाहिए। किसके अंदर में चाहिए? ब्लू कलर के अंदर में चाहिए। और साथ ही साथ में मुझे उसके अंदर में एक और क्या चीज हम इसके अंदर में शामिल कर सकते हैं कि मुझे उसके अंदर में सारे एप्लीकेशंस चल जाए। एंड्रॉइड चाहिए मुझे। क्या चाहिए? एंड्रॉइड चाहिए मुझे। ये मैंने ऐसा वहां पे स्पेसिफिकेशन में अपना रख दिया। अब ये प्राइस जो थी 15,000 रुपए, अब मांग के अंदर में इन बातों को मुझे स्थिर रखना पड़ेगा। और जब मैंने अपने दोस्त से कहा कि अच्छा मुझे 15,000 तक का फोन चाहिए, तब उसने कहा कि फला कंपनी, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी, ये तीन जो कंपनियां हैं, एक कंपनी 12,000 के अंदर में ये सेम मॉडल दे रही है, एक कंपनी 13,000 में ये मॉडल दे रही है और एक कंपनी 15,000 में ये मॉडल दे रही है। अब तुझे किस कंपनी का मॉडल खरीदना है ये तू सोच ले। बाकी सारी बातें क्या है, हर फोन में ये स्पेसिफिकेशंस तो मेरे पास में है ही है। ये बाकी सारी बातों के अंदर में क्या हुआ, ये जो तीन चीजें मेरे पास में थी, तीन कंपनियों की ये प्राइस मेरे पास में थी, तो इस कीमत और मांग के जो बीच में संबंध है, वो इस संबंध को जो दर्शाता है वही मांग का नियम है। और साथ ही साथ में मांग का नियम जो संबंध को दर्शाता है प्राइस और क्वांटिटी के अंदर में, इसको मैंने QD लिख दिया। QD को अपन ने यहाँ पे देखो, P को अपन ने लिख दिया फिर से यहाँ पे क्या, कीमत, और QD को मैंने लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांग मात्रा। क्या लिख दिया मैंने? मांग मात्रा। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? कम होती है। और अगर कीमत कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? बढ़ जाती है। इसको यहां और लिख देते हैं कि अगर प्राइस क्या होगी? कम होगी, तो QD यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? बढ़ जाएगी। यही मांग का नियम है। तो इसने कैसा संबंध हमको बताया? इसने हमको बताया ऋणात्मक संबंध। कैसा संबंध बताया? ऋणात्मक संबंध। ऋणात्मक का मतलब क्या है? जब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है? डिक्रीज। माने एक चीज जब बढ़ रही है तब दूसरी चीज क्या हो रही है? घट रही है। तो आप देखिएगा जरा कि जब हम बात करेंगे ना प्राइस के ऊपर में और क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर में, तो आप जब इसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर में हम लिखेंगे, हमने जब कल मांग तालिका की जब बात की थी तब हमने एक एग्जांपल लिया था ना, हमने प्राइस की थी 1 2 3 4 5 और उसके बाद में यहाँ पे हमने कर दिया था 5 4 3 2 1। तो ये मैंने कह दिया कि ये तो प्राइस है और ये मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है। तो जब प्राइस 1 रुपए थी तब वो कितने यूनिट मांग रहा था? 5। और जब प्राइस 5 रुपए हो गई तो अब वो कितने यूनिट मांग रहा है? 1 यूनिट मांग रहा है। तो ये जो मेरे पास में आई प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की चीज, इस प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को हमने क्या कहा कि ये दोनों चीजें मिला के कैसी रिलेशनशिप बताएगी? ऋणात्मक रिलेशनशिप बताएगी। नकारात्मक जो रिलेशनशिप है वो उसको हमारे वहां पर व्यक्त करेगी। ठीक है, तो इसीलिए अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। यही मांग का नियम। मांग के नियम में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब हम प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर सैमुअलसन ने एक दो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं को समझ लेते हैं। देखिए, मांग का जो नियम है वो भी 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते अपना आधुनिक रूप ले चुका था। मांग का नियम पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन 18वीं शताब्दी जब आई हमारे पास में, तब तक आते आते ये अपना जो आधुनिक रूप है, जो हम आज की बात कर रहे हैं, उस आधुनिक रूप में आ गया। तो पहले ऐसा क्या हुआ जो इस रूप में ये नहीं था? देखिए, पहले क्या होता था? पहले हमारे पास में बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय सिस्टम चलता था। तो उस बार्टर सिस्टम में क्या होता था? एक वस्तु दी, एक वस्तु ली। जैसे देखिए, मेरे पास में ये एक पेन है और मेरे पास में ये एक पेन है। तब मैंने क्या कहा कि इस पेन के बदले मुझे ये पेन आप दे दीजिए। क्या कहा मैंने? इस पेन के बदले मुझे ये पेन आप दे दीजिए। तो ये हो गया मेरे पास में वस्तु विनिमय। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं मेरे पास में आने लगी। क्या क्या समस्या आने लगी कि भाई सेम वस्तु का मिलना डिफिकल्ट हो गया, लोग वस्तु को बदलने के अंदर में संकोच करने लग गए। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जो जल्दी खराब हो जाती थी, तो इसके लिए उसके अंदर में हम उनको आगे भविष्य के लिए स्टोर करके नहीं रख पाते थे। तो इसलिए 18वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो हमारे पास में आधुनिकीकरण था, वो बढ़ना शुरू हो गया था। हमारे पास में मशीन्स आ गई थी। हमारे पास में क्या आ गई थी? मशीन्स आ गई थी। और जैसे ही मशीन्स आई थी तब हमारे पास में क्या, किस पर हमारा कंट्रोल हो गया था?
प्रोडक्शन के ऊपर में हमारा कंट्रोल हो गया था, माने उत्पादन पर हमारा पूर्ण रूप से क्या हो गया था, कंट्रोल हो गया था। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जब वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत ही सिंपल बात करी प्रोफेसर मार्शल ने कि जब मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगी और जब मूल्य बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगी। आप अपने पास भी इस चीज को अप्लाई करके देखिए कि जब आपके साथ में ऐसा होता है तब आप क्या करते हैं। भाई कोई चीज आप खरीदने गए मार्केट के अंदर में और उसकी जो मूल्य है वो कम होगा तो आप ज्यादा लाएंगे या कम लाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं दूध का। अभी दूध चल रहा है, जैसे माना मार्केट के अंदर में 40 रुपए किलो पर दूध चल रहा है, ठीक है। अब जब ये 40 रुपए किलो दूध चल रहा है तब मैं 1 केजी दूध लेके आता हूं, ठीक है। अभी आपको पता हो तो लॉकडाउन के अंदर में दूध के जो रेट्स थे, दूध के जो भाव थे, वो लगभग कितने तक पहुंच गए थे, लगभग 25 रुपए तक पहुंच गए थे, है ना। 25 रुपए जब आ रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे मैं 2 केजी लेके आ रहा हूं क्योंकि रेट क्या है, 25 रुपए है। अब जैसे ही वापस से भाव जब होंगे वो 60 रुपए पर केजी हो गए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आधा केजी ही लेके आऊंगा। तो जब 25 रुपए भाव थे मेरे पास में, उस वक्त मैं कितना लेके आ रहा हूं, 2 केजी मिल्क लेके आ रहा हूं, 2 किलो दूध वहां पर मैं लेके आ रहा हूं। अब चाहे मैं उसका कंजम्पशन बढ़ा दूंगा, लेकिन क्योंकि उसकी प्राइस कम है इसलिए मैंने उसकी डिमांड क्या कर दी, ज्यादा कर दी। लेकिन वहीं अगर उसकी प्राइस क्या होती, उसकी प्राइस कम नहीं होती, उसकी प्राइस हायर रहती, तो मैं इतनी डिमांड वहां पर नहीं करता। ऐसा ही सब्जियों के साथ भी होता है, ऐसा ही हमारे रूटीन की चीजों के साथ भी होता है। तो जब वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग क्या होती है, कम हो जाती है। और यही जो है वो मांग का नियम है। ऐसी एक परिभाषा प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी जो मार्शल के बाद में आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तब अन्य बातें समान रहने पर वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। उनकी इस परिभाषा को भी समझते हैं, इस बात को भी समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर मार्केट के अंदर में ऐसा हो कि दूध की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए, क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तो अब उनको डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्राइस है उसको क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा में प्रस्तुत कर दे तब अन्य बातें समान रहने पर वो किस पे बेची जा सकती है, कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। तो इन परिभाषाओं से एक चीज हमारे पास में स्पष्ट है, क्या कि मांग के नियम के अंदर में वस्तु की जो मात्रा है और जो मूल्य, उसमें कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ऋणात्मक संबंध है। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है, ऋणात्मक संबंध है, ये जो हमारे पास में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यही मांग के नियम को दर्शाती है। दोस्तों जब ये मांग का नियम हमारे पास में आया था शुरू के अंदर में, इसने पूरे बाजार के अंदर में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए थे। क्योंकि ये चीज पहले से तो थी लेकिन हमारे सामने प्रस्तुत नहीं थी, और जैसे हमारे सामने प्रस्तुत हुई तब से लेके अब तक के अंदर में कंपनियों ने इस नियम के आधार पर ही अपने वस्तुओं की जो प्राइस है उसको डिटरमाइन किया है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सीधी सी बात इतनी है कि कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाएगी। तो मांग का नियम अब आपको स्पष्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से मांग के नियम में। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो अभी तक तो हमने समझा कि मांग का नियम क्या बताता है। अब हम ये देखते कि मांग का नियम क्या नहीं बताता है। मांग का नियम क्या नहीं बताता है, मांग का नियम ये नहीं बताता है कि प्राइस जो है, ठीक है, प्राइस यानी कि कीमत जो है वो कितनी कम हो तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कम हो जाएगी या कितनी बढ़ जाएगी, ये मांग का नियम हमको नहीं बताता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैथमेटिकल एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। माना किसी चीज की कीमत कितनी है, 50,000 रुपए है। अब मैं कहता हूं कि इसकी कीमत को क्या करो, 10% से क्या करो, कम कर दो। तो निकालो फटाफट से 50,000 का 10% कितना हो गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, कितना हुआ, 5,000 रुपए। तो अब इसकी कीमत कितनी हो गई, 45,000 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 45,000 रुपए हो गई। जब 50,000 रुपए कीमत मेरे पास में थी तब मैंने जो यूनिट डिमांड कर रहा था मैं, वो थी 10,
और जैसे 45,000 रुपए कीमत मेरे पास में आई, अब जो मैं यूनिट डिमांड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 25। तो ये कभी भी सर्टेन नहीं है कि भाई जब कीमत 10% बदल जाएगी तब डिमांड के ऊपर में कितने प्रतिशत फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो तो 150% से मुझे ये चीज चेंज नजर आ रही है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ चेंज है ये मुझे मांग का नियम नहीं बताता है। ये जो परसेंटेज ऑफ चेंज है ये मैं किससे समझूंगा, जब हम क्या पढ़ेंगे, मांग की लोच। जब हम मांग की लोच पढ़ेंगे तब हम इस चीज को वहां पर समझेंगे, है ना। पर अभी तो हम इतना ही समझ रहे हैं क्या, कि जो कीमत है ना, और जो हमारे पास में प्राइस है उनके अंदर में क्या संबंध है, बस इतना बताएगा। और ये इतना ही बताता है कि कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। तो सिर्फ ये क्या करता है, विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। लेकिन संबंध अनुपातिक हो, देखो ये यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मैंने कि संबंध अनुपातिक हो ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रेशियो मेरे पास में हो जाए, कोई पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट मेरे पास में आ जाए, ये ऐसा आवश्यक नहीं है। तो मूल्य परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा, मांग में जो परिवर्तन है वो अनुपात से कम भी हो सकता है, अनुपात के बराबर भी हो सकता है और अनुपात से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन होगा कैसा, होगा ऋणात्मक ही, होगा नेगेटिव ही। माने ऐसा नहीं होगा कि प्राइस तो कम हो रही है और डिमांड जो है वो भी कम हो रही है, ये ऐसा हमारे साथ में नहीं होगा। होगा संबंध जो होगा वो ऋणात्मक ही होगा। माने वो कैसा संबंध होगा कि अगर प्राइस जो है वो बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी। अब कितनी परसेंट होगी ये कंफर्म नहीं है, ये मांग का नियम हमको नहीं बताता है कि वो परसेंटेज क्या होगा, ये मांग के नियम से हमको पता नहीं चलता है ना। अब इसी मांग के नियम को देखिए, ये जो हमने अभी तक की बात की इसको हमने क्या बोल दिया, ये इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अभी हमने मांग के नियम का क्या देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है। जब एग्जाम के अंदर में आप बात करेंगे, एग्जाम में जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे या इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, देखिए परीक्षा के अंदर में प्रश्न कैसा आता है उसको भी एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है, आपसे वो कहेगा मांग के नियम को समझाइए। क्या कहेगा वो, मांग के नियम को समझाइए। या वो क्या कहेगा कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, मांग का नियम कब लागू होता है, मांग के नियम की मान्यताओं को बताइए, मांग के नियम के अपवाद को बताइए। इस तरीके से कुछ प्रश्न आपके पास में बचेंगे और ये जब प्रश्न हमारे पास में आएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में होता है वो होता है क्या, इंट्रोडक्शन। क्या होता है हमारे पास में, इंट्रोडक्शन, जिसे हमने क्या बोला, जिसे हमने बोला परिचय। हम सबसे पहले वहां पे इस नियम का क्या देते हैं, परिचय देते हैं। तो अभी जो हमने बात की वो बात क्या थी, हमने वहां पर इंट्रोडक्शन की बात की, हमने वहां पर परिचय की बात की। देखिए खुद को भी जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले लोग क्या कहते हैं, अच्छा आप अपने आप को क्या कीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए, आप अपने आप को यहाँ पे हमको बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए आप। तो ये जो इंट्रोड्यूस करने की हम बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी नियम की बात करेंगे तो वहां पे भी हमको किसकी बात करनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन की बात करनी पड़ेगी। तो ये जो हमने अभी अभी बात समझी ये हमारे लिए क्या था, इंट्रोडक्शन था, परिचय था, है ना। तो मांग के नियम का भी हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन किया है, परिचय किया है। चलिए तो ये इंट्रोडक्शन हमारे पास में यहाँ पे पूरा होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक तालिका के द्वारा समझेंगे, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर में हम इसको देखते हैं। तो देखिए इस तालिका के अंदर में हमने वस्तु की कीमत ली है और वस्तु की मांग ली है। देखो ऐसा एग्जांपल मैंने शुरुआत में भी लिया था, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक वस्तु की जो कीमत है और जो वस्तु की मांग है ना, उसके अंदर में क्या क्या फर्क है मेरे पास में, वो मैंने यहाँ पर ले लिया। तो देखिए जरा यहाँ पे कि जो एक है तो यहाँ पे कितनी मांग मानी मैंने, 5, और जब 5 था तब कितनी मानी मैंने, 1। ये मेरे पास में दो डिफरेंसेस आ गए कि जब कीमत कम थी तब मांग ज्यादा थी और जब कीमत बढ़ गई तब मांग क्या हो गई, कम हो गई। वहां पे मांग मेरे पास में क्या हो गई, कम हो गई। तो देखिए इस तालिका से हमको ये पता भी चल रहा है कि जब अवस्तु की कीमत प्रति इकाई ₹1 है तो उस वस्तु की जो मांग है वो कितनी है, 5000 इकाइयां प्रतिदिन है। लेकिन जब मूल्य बढ़कर 2, 3, 4 हो जाता है और 5 हो जाता है तो उसकी मांग घटकर क्रमशः 4000, 3000, 2000 और 1000 रह जाती है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है मांग वैसे वैसे ही घटती जाती है या बढ़ती जाती है।
और यही हमारे पास में क्या है, मांग का नियम है। और इसी को हमने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर में यहाँ पर लाकर प्रदर्शित किया है। तो हम कभी भी किसी भी नियम की जब व्याख्या करेंगे तब वहां पे हमारे पास में एक तालिका जरूर बनेगी। क्या बनेगी, हमारे पास में एक तालिका जरूर बनेगी, एक टेबल हमारे पास में जरूर बनेगी। तो ये जो टेबल हमारे पास में बढ़ेगी, इस टेबल को हमको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टेबल से ही हम मांग के नियम को वहां पर एक्सप्लेन कर पाएंगे, मांग के नियम की व्याख्या कर पाएंगे। अब इसी टेबुलर फॉर्म को ग्राफिकल तौर पर भी आपको रिप्रेजेंट वहां पर करना है। किससे साथ में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल तौर पे भी आपको वहां पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जरा आप ग्राफिकल तौर पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए आपके पास में यहाँ पे एक ग्राफ आ गया है। क्या आ गया, ग्राफ। इस ग्राफ को देखिए और समझिए जरा कि इस ग्राफ को कैसे इन्होंने पॉइंटर किया है। तो देखो तालिका के जो आंकड़े हैं उसको रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसमें प्रस्तुत किया है, रेखा चित्र के रूप में। और रेखा चित्र में प्रस्तुत करने पर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मांग वक्र। इससे क्या होगा, हम ये देख पाएंगे कि विभिन्न मूल्यों पर जो अवस्तु है उसकी मांगे जाने वाली मात्रा और उसी के साथ साथ में उसकी कीमत से क्या संबंध है। तो जरा स्टूडेंट इस कर्व को ध्यान से देखिए, इस कर्व को बहुत अच्छे से देखिए, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई जो मांग का कर्व है वो मुझे कैसा मिल रहा है, नीचे की तरफ गिरता हुआ मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, नीचे की तरफ गिरता हुआ मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, नीचे की तरफ गिरता हुआ। तो इसको हमने क्या कहा, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होगा। कैसा होगा, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर, माने मेरे सीधे हाथ की तरफ गिरता हुआ होगा, क्योंकि मूल्य और मांग में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। अब इसी को एक और अच्छे तरीके से एक और प्रेजेंटेशन में इसके अंदर में देखते हैं कि इसका ऋणात्मक जो संबंध है उसको कैसे समझा जाए, उसको कैसे देखा जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने ये चीज समझी कि 1 रुपया कीमत थी तब, और ये 5 रुपए कीमत थी, तब हमारे पास में अलग अलग यहाँ पे क्वांटिटीज हमको मिल गई और उसी को हमने यहाँ पर डायग्रामेटिक रूप में प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके अंदर में हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, वस्तु की मांग, और वाई एक्सिस पे क्या लिया, वस्तु की कीमत। तो यहाँ तो मैंने क्या ले ली, कीमत ले ली, और यहाँ मैंने क्या ले ली, मांग ले ली। ये x पे मांग और y पे मैंने ले ली कीमत। अब ये बिंदुओं को देखिएगा जरा, ये एक बिंदु मैंने लगाया, इसको मैंने नाम दिया A, ये दूसरा बिंदु मैंने लगाया, मैंने नाम दिया B, ये तीसरा बिंदु मैंने लगाया ये C, ये मैंने नाम दिया इसको D, और ये मैंने नाम दिया इसको E। तो ये जो बिंदु मेरे पास में आ गए A B C D और E, तो यहाँ देखिए A बिंदु के ऊपर में जब कीमत कितनी है, 5 रुपए है, तब वस्तु की मांग कितनी है, 1000 यूनिट्स की मांग है। जब वही बात 4 होती है तब मांग हो जाती है 2, ऐसे ही क्रमशः 3 2 1, कीमत क्या हुई, घटती गई और मांग जो है वो बढ़ती गई। मांग जो है वो क्या होती गई, ज्यादा होती गई। यही मांग का नियम है कि अगर प्राइस जो है वो कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको ऐसे ही पढ़ना है, इसको क्या देखना है, सीधे हाथ से ऊपर से ये नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग हमको मिल गया। अब विद्यार्थियों आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर ये सीधी रेखा क्यों आई, ये जो डी हमने नाम दिया डिमांड कर्व डी, ये सीधी रेखा के तौर पर हमारे पास में क्यों आया। ये सीधी रेखा तो हमेशा आएगी, या ये रेखा जो है वो तिरछी भी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये रेखा हमेशा सीधी नहीं आएगी, ये हमेशा कर्व में भी आ सकती है, सीधी भी आ सकती है। तो ये फर्क क्या है कि ये कब कर्व में आएगी और कब सीधी आएगी। तो फर्क सिर्फ इतना है कि जब अनुपात जो है वो एक समान हो, अनुपात क्या हो, एक समान हो, तब तो ये आ जाएगी हमारे पास में कर्व के फॉर्मेट में। और जब अनुपात मेरे पास में क्या हो, अलग अलग हो, तब ये मेरे पास में क्या आ जाएगी, जो कर्व फॉर्मेट है उसके अंदर में आ जाएगी। तो इस प्रकार मूल्य गिरने पर तो जो मांग है वो बढ़ जाएगी, और जब मूल्य बढ़ेगा तब ये मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही जो है वो मांग का नियम है। और इसी के अंदर जो हमारे पास मांग का जो संबंध आया है, वो संबंध हमने क्या कहा, ऋणात्मक संबंध है। वो जो पॉइंट हमारे साथ में एसोसिएटेड है, वो पॉइंट जो है वो मेरे पास में क्या है, ऋणात्मक संबंध के रूप में बताता है।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर में, और इस पे हम क्या करेंगे, आज की बात की समरी जो है उस समरी को वहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए समरी के अंदर में मैं फिर से आपको शुरू से चीजों को लेके आता हूं आपके सामने, जो हमने बात की थी। देखिए आज हमने मांग के नियम की बात की थी, और मांग का नियम क्या कहता है, कीमत बढ़ने पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होती है, कम होती है। क्या बात की हमने मांग के नियम में कि जो प्राइस है जब वो इंक्रीज होती है, जब वो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कम हो जाती है। तो ये जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है, यही क्या है मेरे पास में, यही मेरे पास में है मांग का नियम। क्या है ये मेरे पास में, मांग का नियम। और ये ऐसा कब होगा, जब मैंने उसकी बात की थी फलन की, dx बराबर px, क्या ऐसा ही था, नहीं, हमने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, फंक्शनल रिलेशनशिप f p x p r y t और e। ये हमारे पास में क्या आया, मांग के नियम का जो सारांश है उसको समझ रहे हैं हम। यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप था, क्या क्या था, dx बराबर f px pr y t और e, ये 5 चीजें हमने बात की। अब ये जो 5 चीजों की हमने बात की है, ये हमने की है व्यक्तिगत मांग फलन की। किसकी बात की, इसको हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन, क्योंकि सिर्फ यही बातें नहीं है जो इसको प्रभावित करेगी। ये देखिए ये वो मुख्य बातें हैं जो इनको प्रभावित करेगी। तो इसको हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है, ये हमारा व्यक्तिगत मांग फलन है। तो उसके साथ साथ में क्या आएगा, उसके साथ में आएगा हमारे पास में कि जब हमारा बाजार मांग फलन की हम बात करेंगे या मार्केट डिमांड कर्व की जब हम बात करेंगे, तब उसके अंदर में क्या क्या पॉइंट्स हम वहां पर और ऐड करेंगे। क्या क्या वो पॉइंट होंगे जो यहाँ पे और ऐड होंगे, तो इसके अंदर में मैं 1-2 पॉइंट जैसे आपको बता देता हूँ। जैसे एक पॉपुलेशन होगा, एक नेशनल इनकम हमारे पास में होगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो उस वक्त आएंगे जब हमारे पास में बाजार मांग हम फलन की बात करेंगे, है ना। इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे कि ये हमने ये जो P कहा, इसको हमने क्या कहा, जनसंख्या। क्या कहा हमने, जनसंख्या। और हमने और किसकी बात की, हमने NI की बात की, जिसे हमने कहा राष्ट्रीय आय। लेकिन चूंकि अभी ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि जब बाजार मांग की हम बात करेंगे तब और भी ऐसे तत्व होंगे जो मांग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब एक बार फिर से फटाफट से मुझे ये बता दीजिए, px को हमने क्या कहा था, px को हमने कहा था x वस्तु की, अच्छा चलो यहाँ पे एक पेन चेंज कर लेते हैं अपन, ताकि ये कंफ्यूजन नहीं रहे और इसको बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या कहा था, इसको px को हमने कहा था x वस्तु की कीमत। क्या कहा था हमने, x वस्तु की कीमत। pr को हमने क्या कहा, x वस्तु से संबंधित, क्या कहा था हमने, x वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमत। क्या कहा था, x वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमत। और ये जो संबंधित वस्तुएं थी, इनको भी हमने 2 प्रकार में बांटा था। क्या क्या बांटा था हमने, स्थानापन्न, इसको सही कर देते थोड़ा सा, स्थानापन्न और पूरक। ठीक है, तो ये 2 बातें हमने वहां पे ली थी। PR को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एक तो स्थानापन्न से रिप्रेजेंट किया था और एक पूरक से रिप्रेजेंट किया था। हमने Y को किससे बताया, हमने Y को बताया उपभोक्ता की आय से। किससे बताया, उपभोक्ता की आय से। फिर हमने T को लिया था, T को हमने क्या कहा था, रुचि एवं फैशन। क्या कहा था हमने, रुचि एवं फैशन। यहाँ पे विद्यार्थियों वो मोबाइल का एग्जाम्पल भूलना नहीं, वो मोबाइल के एग्जाम्पल से ये सारी बातें अपने आप से आपको निकल के सामने आ जाएगी। आपको एग्जाम में सोचने की भी जरूरत नहीं होगी, ये ऐसे यूं मेमोराइज आपके पास में हो जाएगी कि भाई जब मैं मोबाइल लेने जाऊंगा तो क्या क्या चीजें सोचूंगा कि मोबाइल की प्राइस कितनी है, दूसरे मोबाइल की रेंज कितनी है, मेरे पास में कितना पैसा है, अभी ट्रेन में क्या चल रहा है, और भविष्य के अंदर में क्या मोबाइल की प्राइस कम होगी या नहीं होगी। बस इतनी ही से तो चीजें सोचनी है हमको। और जब ये 5 चीजें हम सोच लेंगे तब ये हमारे पास से फटाफट से मांग का फलन बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे ई जो बताया वो क्या बताया, भविष्य में
होने वाले कीमतों में परिवर्तन या पूर्वानुमान, कीमतों में परिवर्तन या उनका पूर्वानुमान, है ना। या हमने क्या कहा इसको, पूर्वानुमान। ये हमने यहां पर इसको ई को रिप्रेजेंट किया। हमने पी को जनसंख्या और एनआई से तो राष्ट्रीय आय को ले लिया, और इन दोनों को तो हम कब लेंगे, जब हम बाजार मांग की बात करेंगे। अभी व्यक्तिगत मांग में हम इनको शामिल नहीं करते। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, ये मांग का फलन हो गया, मांग का नियम हो गया। अब इसी नियम को अगर मुझे ग्राफिकली एक्सप्लेन करना होता है, तब मैंने क्या बताया था आपको कि ये ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइस। इसको थोड़ा सा हटा दें यहाँ से, स्थानापन्न और पूरक को, या इसको ऐसा कर देते, ये स्थानापन्न तो पूरा ही लिख देते हैं हम यहाँ पे पॉइंटर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो ये मैंने बताया था P और QD, ये मेरे पास में हो गया x एक्सिस, ये मेरे पास में हो गया y एक्सिस, और यहाँ पे मैंने एक बना दिया था DD, जो मेरा क्या था, डिमांड कर्व था। अब मैंने आपको कहा था कि ये सीधा भी आ सकता है, और अगर मैं चाहूं तो ये कर्व मुझे कैसा मिल सकता है, कर्वी शेप के अंदर भी ये कर्व मेरे पास में आ सकता है। ये मेरे पास में भी क्या आ गया, DD, डिमांड कर्व। अब आप इसको देखिएगा जरा इस कर्व को, तो ये आपको ओरिजिन के टूवर्ड्स थोड़ा सा टिल्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, ओरिजिन के टूवर्ड्स थोड़ा सा टिल्ट दिखेगा। ऐसा हमारे साथ में क्यों होता है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। तो इसलिए कर्व थोड़ा सा ऐसा टिल्ट होके हमारे पास में सी शेप के अंदर में हमारे पास में आ जाता है ना। तो ओरिजिन की तरफ थोड़ा सा ये खिंचा हुआ हमारे पास में कर्व रहेगा। ये हमारे पास में मांग का फलन होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, मांग का फलन होगा। और ये जब मांग का फलन हमारे पास में आएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम मांग का नियम कह देंगे। कि इस फलन में, अब अच्छा, इस फलन के अंदर में क्या कहा मैंने सिर्फ कीमत की बात की है। अभी मैंने अन्य बातों को क्या किया है, स्थिर किया है, अन्य बातों को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट किया है ना। तो ये जो px है, pr है, y है, t है और e है, इनको अभी हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, स्थिर मान लिया है। इनमें हमने कोई भी परिवर्तन अभी नहीं किया है। और साथ ही साथ में इसका एक वाइस वर्सा सिचुएशन भी होती है, क्या, कि प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये मेरे पास में क्या आया, मांग का नियम। तो आज हमने इतनी ही बात की, आज के वीडियो में इतना ही। इसी मांग के नियम के अंदर जो आगे की बातें बच गई है, क्या क्या बातें बच गई है हमारे पास में, अगर मैं कहूं तो अभी हमें इसकी क्या करनी है, अभी हमें इसकी मान्यताएं करनी है, और हमें इसके साथ साथ में क्या करना है, हमें इसके साथ साथ में इसके अपवाद को भी देखना है। तो ये मान्यताएं, अपवाद, ये जो सारी चीजें हैं, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वहां पर समझेंगे कि मांग का नियम जो है वो किन किन चीजों पर काम करता है और किस प्रकार से ये हमारे पास में वहां पर काम करता है। तो आज की वीडियो में तो बस आपके साथ में मैं इतनी ही बात शेयर करूंगा कि मांग का नियम क्या था और किस तरीके से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किया। साथ साथ में हमने मांग के फलन को भी वहां पर समझा है, जिसको हमने डिनोट किया था किससे, px, pr, y, t और e से। तो आज इतनी ही बात करते हुए मैं आपका इकोनॉमिक एजुकेटर अंकित राठी आपसे लेता हूं विदा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।